नमस्कार, 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले खबर इस वक्त रायबरेली से आ रही है, जहां पर नशेड़ियों ने मारपीट की है। शराब के नशे में धुत युवकों ने ये मारपीट की। मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें युवकों में जमकर लात घूंसे चले हैं। तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वीडियो अब बाहर आया है, जहां पर नशेड़ियों ने मारपीट की है। शराब के नशे में धुत युवकों ने ये मारपीट की। वीडियो वायरल हुआ है। युवकों ने जमकर किस तरह से लात घूंसे आपस में बरसाए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो शराब के नशे में धुत ये युवक हैं, आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। हालांकि वहां पर पुलिस भी खड़ी है और आप देख सकते हैं किस तरह से मूक दर्शक बन के पुलिस वहां पर खड़ी हुई है। मार पिटाई आपस में कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इनको रोकना चाहिए उस तरह से रोकते ये पुलिस वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आगरा के थाना बा इलाके में एक ही पारिवारिक विवाद में महिलाएं आपस में भिड़ गई। खबर है कि पुरानी रंजिश में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद आपस में ये महिलाएं एक दूसरे को मारने लगी। इन तस्वीरों को मौके पर मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। और रायबरेली में ऑक्सीजन की राहत मिली है। रायबरेली पहुंची है 6 टन ऑक्सीजन। गजबदन गैस प्लांट पहुंची है ये ऑक्सीजन की खेप। 15 दिन में ऑक्सीजन की तीसरी खेप है जो पहुंची है। हरचंदपुर थाने के गंगागंज में ये गजबदन प्लांट है, जहां पर ये गैस पहुंची है। तो ऑक्सीजन की बड़ी खेप कही जा सकती है। 6 टन ऑक्सीजन गजबदन गैस प्लांट पहुंच गई है। बातचीत करने के लिए मोहन कृष्ण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कोरोना में किसी चीज की किल्लत है तो वो है ऑक्सीजन की, और एक बड़ी राहत की खबर कि 6 टन ऑक्सीजन पहुंची है प्लांट। जी बिल्कुल, राहत वाली बात है कि जो 6 टन ऑक्सीजन कल आज रात में पहुंची है, जिससे जो यहाँ पे जो L2 अस्पताल, L3 अस्पताल हैं, वहाँ के मरीजों को मिल पाएगी। और उम्मीद ये भी जताई जा रही कि जो लोग घर में आइसोलेट हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, अब उनको भी ऑक्सीजन मिल पाएगी, जिससे वो अब घर में आइसोलेट होने के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग कर सके। जिला प्रशासन लगातार इस कोशिश में लगा हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन रायबरेली को मिले, और इसी बीच इसमें तीसरी बार जो है रायबरेली में 6 टन ऑक्सीजन आज फिर आई है। जी बिल्कुल, तो हॉस्पिटल्स को भी मिलेंगी और जो लोग घर में आइसोलेट हैं उनके लिए भी ये ऑक्सीजन वरदान साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सरकार प्रदेश के हित में एक और बड़ा फैसला किया है। सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है और इसकी मदद से 4 करोड़ डोज मंगवाई गई है। इस आपूर्ति के लिए सरकार ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को 50-50 लाख टीके देने के लिए 10-10 करोड़ रुपए एडवांस में देने की बात कही है, ताकि लोगों को जल्द वैक्सीनेशन मिल सके और कोरोना महामारी को हराने में मदद मिल सके। इस टेंडर को भरने के लिए सरकार ने 21 मई अंतिम तारीख तय की है। और कोविड के बढ़ते संक्रमण और ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोविड से होने वाली हर मौत के लिए केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में कोरोना का संक्रमण गांव-गांव तक फैलाने के बाद सरकार कोरोना की जांच का दिखावा कर रही है, इसलिए लोगों को अब मोदी और योगी की सरकार से विश्वास हो चुका है। देखिए, मोदी जी की सरकार या योगी जी की सरकार को अब कोई विश्वास नहीं करता। सीधा से एक सवाल है कि आपको ये काम पहले करना चाहिए था। अब आप किट भेजेंगे, यानी 2 करोड़ का फिगर जब क्रॉस कर गया और जिस तरीके से 4 लाख का फिगर पर डे क्रॉस कर गया, अगर जांच हो जाए तो 4 लाख नहीं कई गुना ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि जांच ही नहीं हो रही देहात में। फिर पंचायत चुनाव आपने क्यों करा दिया?
क्यों बंगाल का चुनाव, बिहार का चुनाव इस ढंग से हुआ, 8 चरणों में क्यों हुआ? तो बिल्कुल सही बात है कि इस समय ये घोषणाओं का कोई मायने नहीं। पहले ऑक्सीजन दो, लोग घुट घुट के न मरें। और उत्तर प्रदेश में कोरोना को हराने के लिए सरकार और प्रशासन के सहयोग से जंग जारी है। सरकार लगातार कोरोना मरीजों को राहत देने के लिए काम कर रही है, उपचार के लिए व्यवस्था कर रही है ताकि मरीजों को इलाज मिल सके। और इस बीच एक बार फिर से योगी सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला कर लिया है। उत्तर प्रदेश में सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो लगातार तीसरी बार होगा जब लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। और हम आपको अब बता दें कि इस लॉकडाउन के दौरान क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा। इसको समझ लीजिए जरा, क्योंकि आप जब निकलेंगे तो किस काम के लिए निकलेंगे ये आप जानना बेहद जरूरी है। मेडिकल स्टोर खुलेंगे, स्पा और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे, किराना स्टोर खुलेंगे, मॉल और जिम बंद रहेंगे, होम डिलीवरी आपको मिलेगी, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, 50 लोगों के साथ बैंक्वेट हॉल खुलेंगे, स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे, राज्यों के बॉर्डर खुले रहेंगे, लेकिन शहर में घूमने की छूट नहीं होगी। वहीं बात की जाए, अगर आप लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर पुलिस आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। जैसे बिना मास्क के पकड़े जाने पर आपको जुर्माना लगेगा। पहली बार 1000 रुपए से के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन दूसरे बार ये चालान का जो अमाउंट है वो बढ़कर 10,000 हो जाएगा। आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को पास मिलेंगे, दूसरे राज्यों से आने वालों को छूट मिलेगी। सफाई का विशेष अभियान इस दौरान चलेगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती रहेगी। स्थानीय थानेदार को जिम्मेदारी होगी। अगर लापरवाही उनकी तरफ से की जाती है तो फिर थानेदार के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पुलिस अधिकारी चेकिंग अभियान चलाएंगे। और उत्तर प्रदेश में अब तक की तस्वीरें बताती हैं कि लॉकडाउन के साथ लोग खड़े हैं, जिसका असर सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सड़कें सुनसान है। और यही वजह है कि सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया। इन तस्वीरों को दिखाने के लिए कि वाकई जो सरकार का समर्थन करती जनता दिख रही है वो वाकई कोरोना का पालन कर रही है कि नहीं, हमारे तमाम संवाददाता ने इसका जायजा लिया। आगरा में इस लॉकडाउन का क्या सूरत हाल है उसका जायजा लेने के लिए हम निकले। ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि आगरा का हरिपर्वत चौराहा है और ये आगरा का सबसे व्यस्ततम चौराहा माना जाता है। इस चौराहे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी कि एक तरफ से रास्ता रोक दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रैफिक का आना जाना अभी भी लगा हुआ है। लोग बाइक से निकल रहे हैं, रिक्शे से निकल रहे हैं, कार से निकल रहे हैं, यानी कि जो पालन आगरा में होना चाहिए लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लोग बाहर निकल रहे हैं, बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी देखे जा रहे हैं जो बिल्कुल भी लॉकडाउन का नियम नहीं मान रहे हैं। इसलिए न्यूज़ 18 लोगों से अपील करता है कि हर हाल में घर में रहें और कोरोना की इस चेन को तोड़ें। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। इस वक्त मैं मुरादाबाद के प्रिंस रोड पर हूँ। थाना गलशहीद का इलाका इधर है, थाना कटघर का इलाका इधर है। आप देख सकते हैं, अगर मैं दिखाऊंगा कि आपको यहाँ भीड़ नज़र आएगी। लॉकडाउन का पालन होता हुआ आपको मुरादाबाद में कहीं नज़र नहीं आएगा। आम दिनों की तरह सड़कों पर चहल पहल नज़र आएगी आपको, लोग आराम से चल रहे हैं, कोई पुलिसकर्मी आपको नज़र नहीं आएगा। आप इधर भी देखेंगे तो आपको लोग नज़र आएंगे, किसी को भी कोरोना का खौफ नहीं है। जबकि रोज़ 1500 700 कोरोना पॉजिटिव मरीज़ निकलते जा रहे हैं, उसके बावजूद लोगों में डर नहीं है। लोग लगातार चलते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, दुकानें लगी हुई हैं। इधर अगर बात करेंगे तो आपको डर नहीं लग रहा लॉकडाउन का? बिल्कुल लॉकडाउन का डर लगा था, कोरोना का डर लग रहा था। मास्क भी नहीं लगा रखा आपने? हाँ, मास्क तो लगाने लगा हुआ था। कोई रोका टोकी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल रोका टोकी नहीं। तो आप देखिए, जिस तरह हमारी बात हो रही है लोगों से, कोई रोका टोकी नहीं है। लोग आपको चलते हुए नज़र आ रहे होंगे, पूरे सब लोग ऐसे आम दिनों की तरह घूम रहे हैं। भाई साहब को आप देख सकते हैं कि कोई आप देखेंगे मास्क भी नीचे है, हेलमेट भी नहीं है। तो पुलिस कहीं पर पालन कराती हुई नज़र नहीं आ रही है। पीछे भी एक भाई साहब हमारे जा रहे हैं, तो आप देखेंगे इस तरह लोग घूम रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ते जा रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी 292 तक पहुंच गया है। लॉकडाउन का कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष शर्मा के साथ परीश शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद।
और लॉकडाउन का असर अब आंकड़ों पर भी दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 40,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 2,32,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। इसमें 1,13,000 टेस्ट केवल RT-PCR के जरिए किए गए। पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक 4,20,32,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, जो देश के किसी भी राज्य से ज्यादा टेस्ट है। तो चलिए अब आपको कोरोना केसों के प्रति दिन ब दिन आ रही गिरावट को ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से 28 अप्रैल की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 32,993 कोरोना के मरीज थे, जबकि 29 अप्रैल को 25,613, 30 अप्रैल को यह आंकड़ा 30,626 पर पहुंचा। वहीं 1 मई को 30,317 केसेस सामने आए, 2 मई को 30,983 केस, जबकि 3 मई को 29,192 केसेस सामने आए। 4 मई की बात की जाए तो 25,858 और ये आंकड़ा 5 मई को 21,165 तक पहुंच गया सामने आई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 3 मई के बाद लगातार जो कोरोना के मरीजों के आंकड़े हैं, संख्या है, उसमें गिरावट दर्ज की गई है, जबकि उससे पहले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। और जब कोरोना महामारी लोगों के लिए काल बन गई, तब कुछ गद्दार चंद पैसों के लिए लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाने लगे। गाजियाबाद में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो महामारी में मौत का सामान बेचते थे, या यूं कह ले कि आपदा में गिद्ध की नजर कड़ाए हुए थे। इनके काले कारनामों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि आप भी देखेंगे तो कहेंगे कि सच में ये इंसान नहीं, जल्लाद है। पुलिस की गिरफ्त में आए इन 3 छात्रों का न धर्म है और न ही कोई ईमान। चंद रुपयों की खातिर इन जल्लादों ने महामारी में मौत के सामान का धंधा शुरू कर दिया, और धंधा भी ऐसा कि देखकर आपकी रूह कांप जाए। पुलिस की गिरफ्त में आए इन छात्रों का नाम है गुड्डू उर्फ जमील, अजीम अहमद और मोहम्मद परवेज। दरअसल ये जल्लाद गाजियाबाद समेत NCR के अलग अलग अस्पतालों से सर्जिकल ग्लव्स यानी दास्ताने इकट्ठा करते थे, और उन सभी यूज दास्तानों को धुलकर दोबारा पैक करके मार्केट में बेच दिया करते थे। ग्लव्स जो सर्जिकल ग्लव्स इकट्ठा करते थे अलग अलग स्थानों से, उन ग्लव्स को यहाँ पर एक जगह इकट्ठा करके फिर वहाँ पर इनके पास वॉशिंग मशीन्स कई सारी थी और ड्रायर्स लगे हुए थे, जहाँ पर इनको ये साफ करके पुनः ये पैक करते थे। तो इसके साथ काफ़ी पैकिंग मटेरियल भी बरामद हुआ है, लगभग 800 पैकिंग बॉक्स बरामद हुए हैं, जिसमें इन ग्लव्स को ये दोबारा से पैक करते थे और फिर से ये इसको मार्केट में बेचते थे। इस काले कारनामे को अंजाम देने के लिए इन छात्रों ने ट्रोनिका सिटी में एक फैक्ट्री किराए पर ली थी। इस फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर ग्लव्स की धुलाई और पैकिंग का काम करते थे। जब पुलिस ने इनकी अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी की तो 60 बोरी धुले हुए दास्ताने और 800 पैकिंग बॉक्स और 2 मशीनें बरामद हुई, जिसमें एक धुलाई करने वाली और दूसरी सुखाने वाली मशीन मिली है। थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री जो कि कुछ समय पहले तक बंद थी, उसको किराए पर लेकर कुछ लोगों ने वहां पर एक यूनिट डाली थी जो कि बिल्कुल पूरी तरह से अवैध थी, और जब उसकी चेकिंग की गई तो उस पर पता चला कि काफ़ी भारी मात्रा में ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स जो होते हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में प्रयोग किए जाते हैं, लगभग 250 कट्टे ग्लव्स के बरामद हुए, जिसमें से कुछ धुले हुए भी थे और कुछ गंदे थे। इनके काले कारोबार का दायरा इतना बढ़ गया था कि ये लोग यूज ग्लव्स को बेहतरीन पैकिंग के साथ बड़े बाजारों में बेचा करते थे, साथ ही ऑनलाइन बाजारों में बिक्री के लिए दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने कोरोना काल के इन गिद्धों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी नेटवर्क की तलाश में जुट गई है। तो इसमें हम लोगों ने 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। अन्य लोग जो इस चेन में शामिल हैं उनको हमने चिन्हित कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी इन लोगों को चिन्हित करेंगे, और इसमें और भी चीज़ें देखेंगे कि ग्लव्स के अलावा और भी इस तरह की कौन सी चीज़ें हैं जिनको ये लोग बना रहे हैं, और पूरी चेन को हम बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। और इस तरह की कठोर कार्रवाई इसमें आगे भी जारी रहेगी। कठोर धाराओं में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है और बहुत ही इसमें अच्छी कार्रवाई हम अभियुक्तों के विरुद्ध करेंगे। महामारी में जहां लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं ऐसे शातिर लोगों की जान से खेलने में जरा भी नहीं हिचक रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। और ब्रेक के बाद अब पंचायत चुनावों की जरा बात कर लेते हैं। तो गोरखपुर प्रशासन ने
लापरवाही की है, एक बड़ी लापरवाही इनकी तरफ से, जिसके बाद यहां पर बवाल मच गया। प्रशासन ने जिला पंचायत सदस्य की सूची बदल दी। वार्ड नंबर 60 से रवि प्रताप निषाद विजयी घोषित किए गए और वार्ड नंबर 61 से कुदई साहनी विजयी घोषित किए गए। वार्ड नंबर 45 से देवशरण विजयी घोषित किए गए। रवि और कुदई के समर्थकों ने यहां पर हंगामा किया। हार के बाद समर्थकों का यह हंगामा देखने को मिला। पुलिस चौकी समेत ट्रक में इन्होंने आग लगा दी। पानी है यार, क्या लगा क्या? और पंचायत चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पीछे छोड़ एसपी का परचम भारी पड़ा है और इन परिणामों के आने के बाद कुछ जगहों पर परिणामों को लेकर नाखुशी भी दिखाई दी, तो कुछ जगहों पर जश्न की तस्वीरें सामने आई। आपको 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में एटा है, जहां पर पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप लगाया गया कि जिला प्रशासन ने धांधली की, जिसके बाद बीजेपी विधायक और नेता धरने पर बैठ गए। जबकि आगरा में बीजेपी के पूर्व सांसद बाबूलाल चौधरी भी चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 20 पर बीजेपी प्रत्याशी को पहले जीता हुआ बताया गया, लेकिन बाद में बीएसपी के प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। जबकि बुलंदशहर के फराना गांव में प्रधानी का चुनाव जीतने के बाद जश्न की तस्वीरें दिखाई दी, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान हार्श फायरिंग भी देखने को मिली। कल हम 4 सब लोग मिले इनसे, परसों मिले, बता रहे हैं बार बार। और आगरा में भाजपा के पूर्व सांसद बाबूलाल चौधरी धरने पर बैठ गए। पुत्रवधू जिला पंचायत में चुनाव हारने के बाद पूर्व सांसद बाबूलाल धरने पर बैठ गए। दरअसल पूर्व सांसद बाबूलाल चौधरी की पुत्रवधू वार्ड नंबर 20 से चुनाव लड़ी थी और काउंटिंग के बाद उनको बताया गया कि वो चुनाव जीत गई हैं, लेकिन मतगणना खत्म हो जाने के बाद जीत का सर्टिफिकेट बसपा के प्रत्याशी को सौंप दिया गया। और इसी बात को लेकर पूर्व सांसद बाबूलाल चौधरी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों समर्थकों के साथ धरने पर बैठे पूर्व सांसद बाबू का चौधरी में की काउंटिंग को लेकर विवाद हुआ। और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान जमकर हिंसा भी देखने को मिली। प्रयागराज रेंज के प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर में चुनावी रंजिश की गई घटनाएं सामने आई है। यहां पर खबर है कि मतदान और मतगणना के दौरान लोगों की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो कुल जो मतदान को लेकर के जो हमारे पूरे चारों जनपदों में मुकदमे कायम हुए हैं, 17 मुकदमे कायम हुए और इसमें हमने 94 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिससे कि उसका असर ये रहा कि आने वाली मतगणना भी शांतिपूर्ण ढंग से रही और जो लोग अज्ञात लिखे गए थे, जो उस समय पहचान में नहीं आए थे, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जो रही बात मतगणना के दिन लेकर के जो लोगों ने भीड़ भाड़ किया, जुलूस निकाला या एक मतगणना स्थल पर मतगणना को लेकर के थोड़ा सा लोगों ने चक्का जाम किया था, उसको लेकर के हम लोगों ने पूरे चारों जनपदों में 18 मुकदमे कायम किए और 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें भी हम चिन्हित कर रहे हैं कि मतगणना के दिन और उसके एक दिन बाद, चूँकि 2 दिन मतगणना चली थी, तो दूसरे दिन भी जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, जिन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया है, चक्का जाम किया या जुलूस निकाला, कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।